हेलो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना नया टॉपिक जो है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से चैप्टर नंबर 1 से। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, बोर्ड के लेवल से भी इम्पोर्टेंट है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो भी इम्पोर्टेंट है। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के बारे में सबसे पहले किसने बताया? टिसेलियस, साइंटिस्ट का नाम। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में क्या किया जाता है बच्चों? डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट किया जाता है। तो डीएनए के फ्रेगमेंट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के दो मेन स्टेप होते हैं। फर्स्ट कि इसमें जेल का यूज किया जाता है। जेल कौन सी? एग्रोज जेल। एग्रोज जेल। और सेकेंड स्टेप जो है इसका वो है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। ये दो मेन स्टेप हैं बच्चों इसके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। तो सबसे पहले जो जेल वाला स्टेप है उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो शुरुआत करेंगे बच्चों आइसोलेशन ऑफ डीएनए से। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करना है। जिस डीएनए की फ्रेगमेंट हमें बनानी है उस डीएनए को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के बाद हम उसके फ्रेगमेंट्स बनाएंगे। फ्रेगमेंट्स किसकी हेल्प से बनाएंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो फ्रेगमेंट में बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे तो फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे बेटा स्पूलिंग प्रोसेस। स्पूलिंग प्रोसेस। अब ये स्पूलिंग प्रोसेस क्या होती है? स्पूलिंग प्रोसेस में हम एक टेस्ट ट्यूब का यूज़ करेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने फ्रेगमेंटेशन बनाई है डीएनए की उसको ले लेंगे। इसी के साथ हम चिल्ड इथेनॉल को डाल देंगे। चिल्ड इथेनॉल को डाल देंगे इसके अंदर। अब जैसे ही चिल्ड इथेनॉल को हमने डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 अलग अलग लेयर बन गई हैं। बिल्कुल नीचे की तरफ सस्पेंशन की लेयर बन गई है जिसके अंदर हमने डीएनए के फ्रेगमेंट को डिसॉल्व किया था। उसके बीच में जो ये लेयर बनी है ये डीएनए की फ्रेगमेंट्स की लेयर है बच्चों। डीएनए की फ्रेगमेंट्स की लेयर है। और सबसे ऊपर जो बनी है वो चिल्ड इथेनॉल है। तो यहाँ से क्या है कि जो डीएनए की फ्रेगमेंट हमने बनाई थी, जो फ्रेगमेंटेशन किया था, उससे सभी फ्रेगमेंट्स को सेपरेट तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे अगला पॉइंट है हमारा आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग या फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोल सकते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में बच्चों एक ग्लास प्लेट का यूज़ करेंगे। ये ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर एग्रोज जेल जिसके अंदर डीएनए की फ्रेगमेंट को हमने डिसॉल्व कर रखा है। डीएनए के फ्रेगमेंट को हम ऊपर से बफर का यूज़ करेंगे। बफर जो है वो पीएच को रेजिस्ट करने का काम करता है। अब जब बफर का यूज़ किया तो बफर के साथ डीएनए के फ्रेगमेंट अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ आएंगी। जो बड़ी फ्रेगमेंट है, हाई डेंसिटी है, तो वो ऊपर की तरफ रह जाएंगी और जिनका साइज़ छोटा है वो नीचे की तरफ आ जाएंगी। इस तरह से एग्रोज जेल के साथ साथ। अब थर्ड स्टेप में या तो सिंपल ये तरीका है सेपरेट करने का, या फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पीएच स्केल का यूज़ कर सकते हैं बच्चों। पीएच स्केल का यूज़ कर सकते हैं। पीएच स्केल मीटर जो है 0 से 14 तक रीडिंग है उस पर 7,
इससे अगर कम है तो एसिडिक कैरेक्टर को दिखाएगा, अगर ज़्यादा है तो बेसिक को, 7 है तो न्यूट्रल। अब यहाँ पे क्या है, इधर से और इधर से दोनों तरफ से हमने इलेक्ट्रोड का यूज़ किया। एक तरफ हमने एनोड का यूज़ किया, एक तरफ हमने कैथोड का यूज़ किया। चार्ज यहाँ से सप्लाई किया, चार्ज यहाँ से सप्लाई होता जा रहा है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है बच्चों, और डीएनए की फ्रेगमेंट जो है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। डीएनए की फ्रेगमेंट जो है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिससे जो ये बड़ी फ्रेगमेंट हैं ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, पीछे की तरफ चली जाएंगी, और जो छोटी वाली फ्रेगमेंट है वो सिर्फ आगे की तरफ बचेंगी। अब लगातार ये प्रोसेस करते जा रहे हैं। अब कई बार हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये प्रोसेस चलती जा रही है, इस तरह से सेपरेशन होता जा रहा है, पर कुछ एक ऐसी फ्रेगमेंट है जो जहाँ पर थी वो एज इट इज़ वहीं पर है, कितना भी चार्ज ट्रांसफ़र कर लो वो हिल नहीं रही है वहाँ से। क्यों? क्योंकि ये फ्रेगमेंट जो है उसने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने चार्ज को लॉस कर दिया, चार्ज वहाँ पे ज़ीरो हो गया, तो उसको हम बोल सकते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट ने अपने चार्ज को लॉस कर दिया, ज़ीरो हो गया, तो उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो ऐसी जो है वो कई सारी फ्रेगमेंट भी हो सकती हैं डीएनए में जो अपने आप को एक ही जगह पे रजिस्ट कर सकती हैं। तो इस तरह से आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग या पॉइंट जो है उसका हम पता कर सकते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, फोर्थ स्टेप में हम यूज करेंगे डाई का ETBR। ETBR क्या है? इथेरियम ब्रोमाइड। इथेरियम ब्रोमाइड डाई, ये यूवी रेडिएशंस जो हैं उनको एक्सपोज करती है और डीएनए की फ्रेगमेंट्स का कलर चेंज कर देती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्लास प्लेट हमारी, एक रोज जेल, और इसमें क्या थी, डीएनए की फ्रेगमेंट प्रेजेंट है हमारी। हमने इसके ऊपर से क्या कर दिया, डाई को डाल दिया, ETBR को इसके ऊपर हमने डाल दिया। साथ में हमने क्या कर दिया कि सनलाइट की प्रेजेंस में उसको रख दिया। अब ETBR को डाल दिया तो ये क्या करेंगी, यूवी को एक्सपोज करेंगी। यूवी को एक्सपोज किया तो जो बड़ी फ्रेगमेंट थी, बड़े साइज की जो थी, उनका कलर कैसा दिखने लगा, डार्क ऑरेंज। और जो छोटे साइज की फ्रेगमेंट थी इनका कलर कैसा दिखने लगा, लाइट ऑरेंज। तो इनको देखने से ऐसा लग रहा है कहीं पर तो एक बड़ा डार्क कलर का बैंड है ऑरेंज, और कहीं पर एक छोटा ऑरेंज कलर का बैंड बना हुआ है। तो ये भी क्या है, एक तरह से सेपरेशन की टेक्निक है। अब यहाँ से डीएनए के फ्रेगमेंट को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला निकाल सकते हैं उसको। तो अगर इसको ऐसे रिमूव कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे बच्चों इल्यूजन। क्या बोल देंगे, इल्यूजन। तो ये भी एक स्टेप है जो डाई की हेल्प से हम करते हैं। डाई की हेल्प से डीएनए के फ्रेगमेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा भी एक और स्टेप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जिसमें हम यूज करते हैं, फिफ्थ स्टेप है बच्चों ये, VNTR का रेडियो लेबल्ड प्रॉब है। ये VNTR का हम यूज कर रहे हैं। VNTR इज द वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। देखो हमें पता है 99.9% सीक्वेंस जो होती है ह्यूमन जीनोम में, वो सभी के अंदर क्या होती हैं बच्चों, सिमिलर। हम सबके अंदर एक जैसी हैं। सॉरी
सिर्फ 0.1% सीक्वेंस जो हैं वो हम सबके अंदर क्या है, अलग हैं, जो सिर्फ हमारे पेरेंट्स के साथ ही हमारी मैच होती है या हमारे खुद के साथ मैच होती है और किसी के साथ नहीं होंगी। तो जो 0.1% सीक्वेंस हैं बच्चों, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, VNTR बोलते हैं, VNTR। तो देखो इसका यूज हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक रोज जेल के साथ DNA की फ्रेगमेंट्स थी। अब ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है ये यहाँ पर उन्हीं फ्रेगमेंट के साथ बाइंड करेंगी जिनके साथ उनकी सिमिलरिटी है। मीन्स अगर ये फ्रेगमेंट हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने मान लिया कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, जैसे A है, C है, T है, T है, इस तरह से है, तो ये फ्रेगमेंट जो है वो 0.1% की, ये वहाँ पे सिर्फ किसके साथ बाइंड करेंगी, जो इसकी जस्ट ऑपोजिट होगा, T होगा, G होगा, A होगा, A होगा, इसी के साथ। तो और किसी के साथ बाइंडिंग नहीं हो सकती है। और हमेशा ये सीक्वेंस जो है या तो हमारे पेरेंट्स के साथ भी पूरी मैच नहीं होती हैं, हमारी खुद के साथ होती हैं, बस 99.9% ही सिमिलरिटी होती है, बाकी ये सिमिलर नहीं होती हैं। तो हमने क्या किया, इन VNTR को इसके साथ डिसॉल्व कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद हमने क्या देखा बच्चों, जितने VNTR की फ्रेगमेंट थी, अगर वो सारी की सारी इन DNA के फ्रेगमेंट के साथ चिपक जाती हैं तो हम मान लेंगे कि भाई जो यहाँ पर DNA की फ्रेगमेंट हैं वो उसी पर्सन की हैं जिसके VNTR हैं। मतलब VNTR और अगर ये दोनों मैच हो गई तो वो एक ही पर्सन के DNA की फिंगरप्रिंटिंग है। ज़्यादातर क्या है कि क्राइम सीन पे इसी तरह से मैच किया जाता है। बहुत सारे बंदे जो हैं अगर वो सारे के सारे शक के दायरे में हों तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट लेकर के मैचिंग करवाई जाती है। ज़्यादातर जो 0.1% सीक्वेंस जिसकी मैच हुई, मैक्सिमम जिसकी मैच होती है वो ही होता है क्रिमिनल। अदरवाइज जिसकी मैचिंग नहीं होती है वो उसको अलग कर देते हैं कि इसने कोई क्राइम नहीं किया होगा। तो ये VNTR का स्टेप है बच्चों, जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ होता है। अब अगर ये प्रोसेस मीन्स अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस जो है उसके थ्रू हम DNA की फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करवा रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू अगर हम DNA के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करवा रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक। अगर हम इसी प्रोसेस के थ्रू RNA के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करवा रहे हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, तो उसको बोल देंगे बच्चों वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक। और अगर सेम प्रोसेस के थ्रू हम प्रोटीन का सेपरेशन करवा रहे हैं तो उसको बोल देंगे नॉर्थर्न ब्लोटिंग टेक्निक। तो इस तरह से क्या है बच्चों, DNA के फ्रेगमेंट के लिए अलग नाम है साउथर्न, RNA के लिए वेस्टर्न, और अगर प्रोटीन का हम यहाँ पे सेपरेशन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे नॉर्थर्न। ठीक है, वेस्टर्न, नॉर्थर्न। तो ये है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का टॉपिक। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है इसमें से, बीच में से कोई भी पॉइंट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे आगे अगले लेक्चर में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से स्टडी करो। अगर कोई भी आपका डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू।